औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सारी की सारी तारीफ़ें अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सारी की सारी तारीफ़ें, सारी की सारी हम्दो सनाई, सारी की सारी बातें, सारी की सारी अच्छाइयाँ, सारी की सारी रबूबियत बेशक मेरे रब्बे ज़ुल जलाल के नाम है, जो या हय्यु या क़य्यूम है, जो खालिक है, मालिक है, रब्बे ज़ुल जलाल है, कायनात का मालिक है, गफ़ार है, गफूर है, रहीम है, करीम है, राफ़े है। जिसब्बिहु लहु मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्ज़, और कायनात का ज़र्रा ज़र्रा, पहाड़ों की ऊंचाई से लेकर समुद्रों की गहराई तक, और कायनात की लामहदूद वुस्तों में हर चीज़ उसकी हमेशा हर वक्त हमदो सना की कायल है। मैं और आप, हम इस चीज़ के कायल हैं कि अल्लाह वहदहु ला शरीक है और उसका कोई शरीक नहीं, और वो तने तनहा कायनात का मालिक खालिक है। हज़ारों करोड़ों लामतनाही सलाम अल्लाह के प्यारे नबी के नाम, बादस खुदा बुजुर्ग तो ये किस्सा मुख्तसर, हज़ारों दुरूद शरीफ आपकी शख्सियत के नाम, आपकी बड़ी शख्सियत के नाम जो अल्लाह के प्यारे नबी हैं। बादस खुदा बुजुर्ग तो ये किस्सा मुख्तसर। मेरी आँखें हज़ारों आंसुओं का तवाफ़ करें, हज़ारों दफ़ा मेरी आँखें जो हैं आंसुओं का वज़ू करें, और अल्लाह पाक मुझे तौफीक दे हज़ारों दुनिया भर की खुशबुओं से मैं वज़ू करूँ और अपना मुँह दूँ। बिफोर दैट मैं अल्लाह के प्यारे नबी पे दुरूद शरीफ भेजूँ और अल्लाह की हजूर अल्लाह की वहदानियत की भी हमदो सना करूँ। तो विद दिस वी स्टार्ट विद द नेक्स्ट लेक्चर। दिस इज़ लेक्चर 8 और लेक्चर 7 हमने लास्ट टाइम कवर किया था। और एज यूजुअल बिफोर स्टार्टिंग ऑफ माई लेक्चर आई वुड लाइक टू रेंडर यू अ मैसेज, एक्सटेंड अ स्मॉल रिक्वेस्ट, जो मैं हर दफ़ा आपसे शेयर करता हूँ एज ए कम्युनिटी पर्सन, एकेडेमिया पर्सन, सो दैट कि इट्स बेनिफिशियल टू मी एंड बेनिफिट टू ऑल। एंड रिमेंबर दैट कि ये सिर्फ आपके लिए नहीं मैं करता, इट्स माई एनहांसमेंट ऑफ माई सेल्फ प्रोडक्टिविटी आल्सो, और मेरी अपनी सेल्फ प्रॉमिस, सेल्फ रीअश्योरेंस, सेल्फ फिल्ट्रेशन और सेल्फ ओवरऑलिंग और सेल्फ ग्रूमिंग इस सारे प्रोसेस का हिस्सा है। देयर इज अ पॉलिश फॉर एवरीथिंग दैट टेक अवे रस्ट। हर चीज़ के लिए कोई ना कोई पॉलिश होती है, कोई ना कोई सिस्टम होता है, कोई चीज़ होती है जो रस्ट को अलग करती है। एंड दी पॉलिश फॉर दी हार्ट इज़ दी रिमेम्बरेंस ऑफ अल्लाह। ये बुखारी शरीफ की हदीस है। अल्लाह के प्यारे नबी ने इरशाद फरमाया कि हर चीज़ के लिए कोई ना कोई पॉलिश होती है, कोई ना कोई चीज़ होती है, कोई ना कोई मटीरियल होता है, कह लें, जो उसको साफ़ करता है, उसको शफाफ करता है। तो जो दिल के लिए जो दिल की पॉलिश है वो अल्लाह का जिक्र है। तो एक और जगह फरमाया गया, अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइनुल क़ुलूब, बेशक 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 दिलों का सुकून खुदा की याद में है। सो व्हेनेवर वी हैव टेंस मोमेंट्स, व्हेनेवर वी मीट सर्टेन टेंस थिंग्स इन लाइफ, स्ट्रेसेस आती हैं जिंदगानी में, ज़िंदगी की सड़क के लिए हमें वाइब्रेंट इंसान रहना है, अल्लाह की हमदो सना बयान करनी है, शुक्र अदा करना है, अपनी बैलेंस्ड लाइफ एज ए गुड मुस्लिम भी अदा करनी है। इमोशनल बैंक अकाउंट हमारा अच्छा होना चाहिए, फैमिली के साथ, दफ्तर वालों के साथ, प्रोफेशनल इंडस्ट्री की जगह, मैनेजर की जगह, जो मेरा डोमेन है एज ए गुड ह्यूमन बीइंग, मैंने ये करना है कि मैं एक अच्छा इमोशनल बैंक अकाउंट जनरेट करूं, कोशिश करूं कि मेरे अकाउंट में प्रॉपर्टी से हट के लोगों के लिए अच्छे जज्बात हों, लोगों के दिल में मेरे लिए अच्छे जज्बात हों, एंड आई शुड बी अ गुड सोर्स ऑफ कंफर्ट टू अदर्स टू प्रोड्यूस गुड एज ए बैलेंस्ड ह्यूमन बीइंग्स। अच्छा वालिद, अच्छा भाई, अच्छा दोस्त, अच्छा कम्युनिटी मेंबर, अच्छा सबऑर्डिनेट, अच्छा सीनियर, अच्छा वर्कर, अच्छा पाकिस्तानी और अच्छा मुसलमान के तौर पे हमने काम करना है। चीज़ों का पॉजिटिव पर्सपेक्टिव लेना है, बिकॉज पॉजिटिविटी चेंजेस द लाइफ, और वो तभी शुरू होगी वंस वी हैव अ वेरी सेटिस्फाइड हार्ट एंड कंफर्टेबल हार्ट। तो हदीस शरीफ है कि आपने इरशाद फरमाया कि दिल को पॉलिश करने के लिए अल्लाह का नाम यूज़ करें। तो विद दिस आई स्टार्ट माई लेक्चर, और प्रोडक्टिविटी एंड क्वालिटी मैनेजमेंट, दिस इज़ द लेक्चर 8th वी आर कमिंग अक्रॉस। अल्लाह ताला आपको सेहत, ज़िंदगी और दुनिया भर की आपकी दुआएं कबूल करे। द समरी ऑफ द लास्ट लेक्चर विच आई वांट टू शेयर विद यू इज कि जो हमने पिछला लेक्चर कवर किया, लेक्चर 7 की थोड़ी सी समरी रिकैप्चुलेट कर लेते हैं, सो दैट के वी आर ऑन द सेम पेज एंड सेम फ्रीक्वेंसी एंड सेम ट्रैक। पहली चीज़ मैंने शेयर की थी लास्ट टाइम आपसे, दैट वाज द इकोनॉमिक ग्रोथ। कि इकोनॉमिक ग्रोथ है क्या? द रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ इज द एनुअल रेट ऑफ चेंज इन पर कैपिटा GDP। फिर हमने की वाई इकोनॉमिक ग्रोथ रेट्स आर इम्पॉर्टेंट। इकोनॉमिक ग्रोथ रेट्स इंपॉर्टेंट क्यों हैं? ओवर लॉन्ग इंटरवल्स relatively small differences in the economic growth rate can produce large
डिस्पैरिटीज इन पर कैपिटा इनकम। थोड़े फिगर्स जो हैं लेटर स्टेज पे बड़े फिगर और डिफरेंसेस के तौर पे इमर्ज होते हैं, हमने इस पे तफसीलन डिस्कस किया था। वाई प्रोडक्टिविटी इंक्रीज आर क्रूशल फॉर मेंटेनिंग इकोनॉमिक ग्रोथ। फिर हमने इस पे तफसीलन बात की थी कि प्रोडक्टिविटी इंक्रीज जो है, प्रोडक्टिविटी इन्हांसमेंट जो है, आर क्रूशल फॉर आर क्रिटिकल फॉर दी मेंटेनिंग इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए क्यों जरूरी है। फॉर अ नेशन विद अ स्टेबल पॉपुलेशन एंड स्टडी कैपिटल ग्रोथ, स्टेबल जो कौम स्टेबल पॉपुलेशन हो उसकी और थोड़ी स्टडीली अपवर्ड ग्रोइंग ट्रेंड हो उसकी इकोनॉमिक ग्रोथ में, कैपिटल ग्रोथ में, प्रोडक्टिविटी ग्रोथ इज द मेन फैक्टर इन इकोनॉमिक एक्सपेंशन। जितनी प्रोडक्टिविटी ग्रोथ बेहतर होगी उतनी उनकी इकोनॉमिक ग्रोथ बेहतर होगी और उनका पॉपुलेशन साइज को भी अगर वो कंट्रोल में रखते हैं और ह्यूमन कैपिटल को भी बेहतर तरीके से मैनेज करते हैं। द की डिटरमिनेंट्स जो लास्ट टाइम इकोनॉमिक ग्रोथ के हमने शेयर किए थे, इंक्रीज इन द लेबर फोर्स, ग्रोथ ऑफ कैपिटल एंड द ग्रोथ ऑफ प्रोडक्टिविटी। ये तीन हमने की डिटरमिनेंट्स शेयर किए थे कि जो इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए जरूरी हैं, लेबर फोर्स में इंक्रीज और कैपिटल की ग्रोथ में इंक्रीज और ग्रोथ ऑफ प्रोडक्टिविटी में इंक्रीज, ये तीनों हमने किए थे। न्यू ग्रोथ थ्योरी में क्या हुआ, इट एम्फसाइजेस हाउ रिवार्ड्स फॉर टू इनोवेशन कंट्रीब्यूट टू हायर ग्रोथ रेट्स। जो इनोवेशन है, आइडियाज की इनोवेशन है, टेक्नोलॉजी की इनोवेशन है, एकेडेमिया की इनोवेशन है, कम्युनिटी वेलफेयर की इनोवेशन है, इकोनॉमिक एक्सपेंशन की इनोवेशन है, दैट ऑलवेज पेज। और इन्होंने इनोवेशन में न्यू इकोनॉमिक थ्योरी में चीजें डाली थी, टेक्नोलॉजी, एजुकेशन और फंडामेंटल जो एक्सपेंशन के प्रिंसिपल्स हैं उनको इनहांस करने की जरूरत बताई गई थी। फंडामेंटल फैक्टर्स दैट कंट्रीब्यूट टू अ नेशंस इकोनॉमिक डेवलपमेंट। वो कौन से फंडामेंटल फैक्टर्स हैं जो कौम की इकोनॉमिक ग्रोथ को और उसकी इकोनॉमिक डेवलपमेंट को कंट्रीब्यूट करते हैं। नेशन दैट इनकरेज एजुकेशन, पहली बात इन्होंने एजुकेशन की, हैव अ स्ट्रॉन्ग सिस्टम ऑफ प्रॉपर्टी राइट्स, दूसरी प्रॉपर्टी राइट्स की बात की, एंड अलो क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन। अलो क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन को अगर मैं इस लीज में और समवट अंडरस्टैंडेबल अपनी इन्वायरमेंट के साथ कंपैटिबल करूं तो मैं कहूंगा कि ऑर्थोडॉक्स चेंज मैनेजमेंट का इशू है कि ऑर्थोडॉक्स सिस्टम को छोड़ के आपने इनोवेटिव मॉडर्न मोर आउटपुट ओरिएंटेड सिस्टम को अपनाएं और पिछले सिस्टम को उसमें समा के उसको एडजस्ट करके नया बेहतर आउटपुट करें। एंड अवॉइड प्रोटेक्शनिज्म। प्रोटेक्शनिज्म होता है कि ओवर कॉन्शियस इकोनॉमिक ग्रोथ जो सैंक्शंस हैं या और चीजें इंटरनली जो पॉलिसीज हैं आपकी उनको रिव्यू करें और ओपन इकोनॉमिक पॉलिसीज को इनकरेज करें। हाई लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, जो प्रोडक्टिविटी का हायर लेवल हो और इकोनॉमिक डेवलपमेंट का हायर लेवल हो, उसमें कंट्रीब्यूट हो। सो जस्ट टू कॉम्प्रीहेंड एंड जस्ट टू रिपीट, चूंकि ये इंपॉर्टेंट चीजें मैं आपसे शेयर दोबारा कर देता हूँ, इसको हम रिकैप्चुलेट कर लेते हैं। नंबर 1 एजुकेशन, नंबर 2 स्ट्रॉन्ग सिस्टम ऑफ प्रॉपर्टी राइट्स, उनका पेटेंट सिस्टम और प्रॉपर्टी राइट्स का स्ट्रॉन्ग सिस्टम पॉलिसी। नंबर 3 अलाउ क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन। क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन जो मैंने शेयर किया आपसे कि पुराने सिस्टम में वाइब्रेंसी और उनमें उनकी वास्टनेस और उनका बेस बढ़ने की पॉजिटिव माइंड के साथ बढ़ने की सलाहियत हो। एंड टू अवॉइड प्रोटेक्शनिज्म, ओपन इकोनॉमिक पॉलिसी हो, चीज़ों को पॉलिसीज जो हैं जो इकोनॉमिक इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली हों एंड लो लेवल्स ऑफ हैव हायर लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी और उससे ऑब्वियसली इकोनॉमिक ग्रोथ भी बढ़ेगी। अभी प्रोडक्टिविटी एनालिसिस क्यों किया जाना चाहिए, क्या उसकी रीजन है, व्हाई वी शुड डू प्रोडक्टिविटी एनालिसिस। प्रोडक्टिविटी एनालिसिस इज इंपॉर्टेंट फॉर प्रोडक्टिविटी इंप्रूवमेंट। किसी चीज को जब तक एक प्रिंसिपल सेंटर रहती है हम एनालिसिस नहीं करेंगे तो उस वक्त तक इंप्रूवमेंट नहीं आ सकती। उस वक्त तक हमें अपने सेल्फ के अपने पॉइंट्स, अपने पॉजिटिव नेगेटिव पॉइंट्स का नहीं पता चलेगा हाउ वुड वी इम्प्रूव। इसलिए अगर आपको याद हो दोबारा, इट्स अ सोशल इशू और जो प्रोडक्टिविटी का भी इशू आ जाता है। मैंने पहले भी एक लेक्चर में मेंशन किया था कि इकबाल ने सबसे पहले सेल्फ आइडेंटिफिकेशन खुद ही पे जोर दिया। इकबाल ने इसको खुद ही कह दिया, डॉक्टर साहब ने, हमारे थिंकर ऑफ द नेशन है, हमारा प्राउड ऑफ द नेशन है, अ ग्रेट वेरी फिलोसफर एंड एक्सीलेंट पोएट हु आर मैचलेस इन द हिस्ट्री। और बाबी बुल्ले शाह ने जो कि फोक है, पंजाब का सेट है हमारा, उन्होंने इसको मन कह दिया और स्टीफन कोवाई ने इसको सेल्फ आइडेंटिफिकेशन कह दिया। मंजिल तीनों की एक है, रूट डिफरेंट है। जो और इसमें नंबर 1 रूट जो है वो इकबाल साहब के, उन्होंने कहा जी खुद ही को आइडेंटिफाई कर, खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे कि बता तेरी रजा क्या है। खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे
बता तेरी रजा क्या है। तो बेसिकली उन्होंने सेल्फ आइडेंटिफिकेशन को इस एनालिसिस से मेरे जहन में बात आई है कि जब तक हमें एनालिसिस अपनी पर्सनैलिटी का नहीं होगा तो हम सेल्फ प्रोडक्टिविटी नहीं कर सकते। स्वॉट एनालिसिस अगर हमने अपना सेल्फ का किया ही नहीं हुआ, मेरी स्ट्रेंथ क्या है, मेरी वीकनेसेस क्या हैं, मैं शॉर्ट टेम्पर्ड हूँ, मैं जल्दी लोगों से ऊंचा बोलता हूँ, आई नीड टू रिव्यू माई मैनर्स, आई गेट शॉर्ट टेम्पर्ड, आई एम डिसकर्टियस टू पीपल, दिस आई एम टॉकिंग अबाउट माई सेल्फ। अच्छा, मेरी स्ट्रेंथ क्या है, अगर हम किसी से बात करें तो वट एवर दी स्ट्रेंथ्स आर, वो तो दूसरों को पता होती हैं, सेल्फ प्रेज इज नॉट गुड। तो वो स्ट्रेंथ्स को मैं बेहतर कर लूँ, उनको मैं अच्छा कर लूँ। जो चीज़ें मुझे खुद पता है और मुझे खुद पता है, मैं आई नो इट कि कौन सी स्ट्रॉन्ग चीज़ें हैं मेरे में, तो उनको और बेहतर करूँ। कम्युनिटी के लिए, ह्यूमनिटी के लिए, नेशन के लिए, कंट्री के लिए, इंडस्ट्री के लिए, एकेडेमिया के लिए, अपने प्यारों के लिए, अपने प्यारे मुसलमानों के लिए, प्यारे पाकिस्तान के लिए, प्यारी कम्युनिटी के लिए, फॉर एवरीवन, इट्स ओपन टू ऑल पॉलिसी। तो उसको मैं बेहतर करूं। जो मेरी वीकनेसेस हैं, जैसे लोग कंफर्टेबल नहीं है, मेरा मुल्क कंफर्टेबल नहीं है, मेरे इंडस्ट्री कंफर्टेबल नहीं है, मेरी सीट कंफर्टेबल नहीं है, मेरी ड्यूटीज कंफर्टेबल नहीं है, मेरे घर वाले कंफर्टेबल नहीं है, मेरे अजीज़ो कारब कंफर्टेबल नहीं है, जो थ्रेट्स हैं मेरे पास उनको मैं रिड्यूस कर दूं। आई शुड हैव अ गुड कंट्रोल ऑफ माई टंग, कि मैं किसी के, अगर मैं चाहता हूँ कि अल्लाह पाक अपने प्यारे हबीब के सदके मेरे जो राज हैं, मेरी जो बुराइयां हैं, या अल्लाह उन पे पर्दा डाले रख, तो मैं लोगों को ह्यूमिलेट ना करूं, उनके राजों को ना लोगों के सामने, अवाम नाज के सामने निकाल रहा हूं और उनको एम्बैरस कर रहा हूं। अगर मैं चाहता हूं मुझे इज्जत मिले तो मैं लोगों की इज्जत करनी शुरू कर दूं। अगर मैं चाहता हूं मुझे कंफर्ट मिले तो मैं लोगों को कंफर्ट देना शुरू कर दूं। सो इट स्टार्ट फ्रॉम सेल्फ। तो द की टू सेल्फ इज सेल्फ एनालिसिस। तो ये पहला पॉइंट है जिसपे हम सेल्फ प्रोडक्टिविटी से कंट्री प्रोडक्टिविटी, नेशनल प्रोडक्टिविटी और इस पे हम चले गए। तो सेल्फ का एनालिसिस बहुत ज़रूरी है। और आई वुड गो अ स्टेप अहेड जेंटलमैन, मैं आपकी जेंटलमैन और लेडीज एंड जेंटलमैन बहुत, बल्कि मैं कहता हूँ आप सारे मेरे काबिल इज्जत हैं, कि अगर कोई कौम, अगर कोई इंसान, अगर कोई स्टेट, अगर कोई घर वाले, अगर कोई फैमिली, अगर कोई इंटरप्राइज, अगर कोई सेटअप, ऑर्गेनाइजेशन, एस्टैब्लिश, एनीबॉडी, अगर कोई कंट्री इवन, अगर वो एनालिसिस नहीं करते और एक प्रिंसिपल सेंटर्ड रियलिस्टिक एनालिसिस लाइफ में नहीं करते आफ्टर सम टाइम, तो देन इट्स अ स्टैग्नेंसी। स्टैग्नेंसी इज अ साइन ऑफ डेथ, मैं हमेशा आपको कहता हूँ। एनालिसिस इज अ बर्स्ट टू न्यू आइडियाज, इम्पार्शियल एनालिसिस, अनबाइस्ड एनालिसिस, प्रिंसिपल सेंटर्ड एनालिसिस always guides you. It's a grooming, and self grooming continues till the walls of your grave. कब्र की दीवारों तक हमारी सेल्फ ग्रूमिंग जारी रहेगी। कौमों की जिंदगी will hand over the assets to the next generation will hand over the things to the next generation. तो एनालिसिस से पॉजिटिव, नेगेटिव और सारी चीजें समझ में आती हैं। और एनालिसिस विद द गुड मोटिवेशन, एंड मोटिवेशन इज नॉट टू ह्यूमिलेट समबॉडी। सेल्फ नेगेशन में एक बात टर्म यूज करता होता हूँ, उसको मैं नॉन इगोइस्टिक अप्रोच भी कहता हूँ, जिसमें ईगो आ गई, जिसमें मेरी मैं आ गई, अना आ गई, पंजाबी में मैं कहते हैं। जैसे वो कहा था ना, बाबा फरीद के पास एक बुजुर्ग हैं, उनके पास एक इंसान जाता था, रोज कहता बाबू जी मसाइल बहुत, बाबू जी परेशान बड़ा हूँ, क्या करूँ डेली उनको। तो उनका एक शेर मुझे याद आ रहा है पंजाबी में, फॉर यू ऑल आई ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश आल्सो। आपने कहा उठ फरीदा सुत्या, उठ फरीदा सुत्या, इथे कर लगी अग। फरीदा उन्होंने अपने आप को मुखातब किया है, उठ फरीदा सुत्या, यानी यू आर इन द रूम, यू आर नॉट अवेयर, उठ फरीदा सुत्या, इथे कर लगी आग। यानी घर स्ट्रेसेस हैं, आग लगी हुई, परेशानियां लोग, आग से मीन स्ट्रेसेस। तू आना मैं दुखी हाँ, आप कहते हो कि मैं दुखी हूं, मैं परेशान हूं, आई एम इन टेंस सिचुएशन, इथे दुखी सारा जग। तो मैं पूरा शेर, चूंकि लैंग्वेज का एक अपना इम्पैक्ट होता है, दोबारा पढ़ देता हूँ, देन आई विल ट्रांसलेट। उठ फरीदा सुत्या, इथे कर लगी अग, तू आने मैं दुखी हाँ, इथे दुखी सारा जग। अगर आप चाहते हैं, आप समझते हैं कि मैं ही खुदा न खास्ता, आप अपना एनालिसिस नहीं कर सकते और कहते हैं मैं ही हर चीज का विक्टिमाइज्ड हो रहा हूँ, मैं ही परेशानियों में स्ट्रेस, दिस रॉन्ग। एवरीबॉडी हैज अ स्टोरी एंड एवरी स्टोरी हैज अ लॉन्ग स्माइल्स एंड लॉन्ग टीयर्स, स्टोरीज ऑफ टीयर्स। तो उठ फरीदा सुत्या, कि आप इसको देखें गौर से कि हर कोई स्ट्रेस में है, हर कोई परफॉर्म करना चाहता है। स्ट्रेस मीन यू वांट टू परफॉर्म इन लाइफ, प्रोडक्टिविटी चाहते हैं आप। तो आप उठ के ऑब्जर्व करें कि आप ये ना कहें
कि मैं दुखी हूँ, इसमें सारी दुनिया ही दुखी है। और दुखी से मुराद ये है, अगर मैं इसको रिलेट करूँ, एक तो इसके एक्चुअल मीनिंग बनते हैं, एक स्पिरिचुअल मीनिंग बनते हैं, लेकिन मैं इसको अगर रिलेट करूँ टू दी प्रोडक्टिविटी, मीनिंग ये है कि आप अपनी स्ट्रेसेस पे हाथों पे हाथ रख के, परेशान होके, मायूस होके, डिसअपॉइंटमेंट होके स्टैग्नेंट ना हो जाएं। इट्स नॉट साइन ऑफ लाइफ, इट्स साइन ऑफ डेथ। तो इसमें एनालिसिस करें, वेयर आई एम स्टॉक अप, हाउ आई एम स्टॉक अप, हाउ कैन बी इम्प्रूव्ड, स्वॉट एनालिसिस करके वो स्ट्रेसेस को उठार के इंडस रिवर में फेंक दें। स्टार्ट फॉर्मिंग, बी वाइब्रेंट, हर चीज़ को उठा के दरिया में फेंक दें, ईगो को, हसद को, लालच को, जितने बोझ हमने उठाए हुए हैं, इन स्ट्रेसेस को उठा के दरिया में फेंकें। एंड लेट्स वर्क टुगेदर एंड लेट्स वर्क फॉर अदर्स एंड लेट्स वर्क फॉर द ट्राइब ऑफ अल्लाह एंड कम्युनिटी एंड एवरीवन फॉर द पाथ ऑफ ऑन द पाथ ऑफ पॉजिटिविटी। मैंने कंट्रीब्यूट करना है एज ए टीचर, एज ए स्टूडेंट। और उस एनालिसिस से सेम वे सेल्फ प्रोडक्टिविटी, कंपनी प्रोडक्टिविटी, कंट्री प्रोडक्टिविटी का एनालिसिस करें कि प्रोडक्टिविटी एनालिसिस से बात शुरू हुई थी, इज इम्पोर्टेंट फॉर प्रोडक्टिविटी इंप्रूवमेंट। अगर एनालिसिस नहीं होगा तो इंप्रूव नहीं होगी। इट्स वेरी इफेक्टिव टूल फॉर डिसीजन मेकिंग एट ऑल इकोनॉमिक लेवल्स। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन मेकिंग टूल है फॉर ऑल इंपॉर्टेंट लेवल्स। The success of all productivity analysis and measurements depends on clear understanding by all parties concerned, that is managers, employees, workers, government organization। इनके लिए जरूरी है आपको इसको फॉलो करें। अब why it is important for effectiveness of the organization, ये organization की effectiveness के लिए क्यों जरूरी है। Right, productivity analysis at national and sectoral levels, productivity indices help us to evaluate economic performance and the quality of social and economic policies। इकोनॉमिक परफॉर्मेंस की इस एनालिसिस से पता चलता है और क्वालिटी ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक पॉलिसीज का भी पता चलता है कि किस हद तक वो रियलिस्टिक हैं, कैसी हैं, उनकी इम्प्लीकेशंस क्या आ रही हैं, उनकी पॉजिटिविटी आ रही है, रूट पॉजिटिव साइड पे है, ग्रोथ पे जा रहा है या पॉजिटिव ग्रोथ है या माइनस ग्रोथ। दीज पॉलिसीज इन्फ्लुएंस द लेवल ऑफ टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, जो टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट का लेवल है उसको फिट करती हैं। द मैच्योरिटी ऑफ मैनेजमेंट की मैच्योरिटी को करती हैं। एंड द लेबर फोर्स प्लानिंग, इनकम्स एंड वेजेस, लेबर फोर्स की प्लानिंग, इनकम और उनकी वेजेस को भी एड्रेस करती हैं। प्रोडक्टिविटी एनालिसिस हेल्प्स टू आइडेंटिफाई फैक्टर्स अफेक्टिंग इनकम एंड इन्वेस्टमेंट, ये दोबारा इनकम्स और इन्वेस्टमेंट के फैक्टर्स को भी देखता है। एंड हेल्प्स टू डिटरमिन प्रायोरिटीज इन डिसीजन मेकिंग की प्रायोरिटीज को भी सेट करने में हेल्प करता है। प्रोडक्टिविटी इंडिसाइसेस आर आल्सो यूज्ड बाय लोकल एंड सेंट्रल अथॉरिटीज, जो लोकल अथॉरिटीज हैं और सेंट्रल अथॉरिटीज, टू डिटेक्ट प्रॉब्लम एरियाज सामने आती हैं एंड एवेलुएट द इम्पैक्ट ऑफ नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम। जो नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम होते हैं उनके डिफरेंट गोल पोस्ट होती हैं, डिफरेंट बेंचमार्क गवर्नमेंट ने नेशनल लेवल पे अदारों ने रखे होते हैं, उसकी भी फीडबैक आती है प्रोडक्टिविटी एनालिसिस से। In enterprise, productivity is measured to help analyze effectiveness and efficiency। जो productivity है ये enterprise की measured to help analyze effectiveness and efficiency, यानी productivity is measured to help analyze effectiveness and efficiency। productivity analysis से efficiency और effectiveness के issues को भी इस पे भी बातचीत होती है और इससे भी कुछ आउटकम्स आते हैं इस एनालिसिस से कि हमारी एफिशिएंसी किस रेशो पे है, हमारी इफेक्टिवनेस कितनी परसेंटेज है, इसमें क्या है। इट्स मेजरमेंट कैन स्टिमुलेट ऑपरेशनल इंप्रूवमेंट ओवरऑल, लोकल और स्ट्रेटेजिक लेवल पे, टेक्निकल लेवल पे, छोटे लेवल से बड़े लेवल तक ऑपरेशन इंप्रूवमेंट को भी ये इंस्टिगेट करती है। इंस्टॉलेशन एंड ऑपरेशन ऑफ मेजरमेंट सिस्टम कैन इंप्रूव लेबर प्रोडक्टिविटी, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बुलेट है। इंस्टॉलेशन एंड द ऑपरेशन ऑफ ए मेजरमेंट सिस्टम, जो मेजरमेंट सिस्टम की इंस्टॉल करना और उसकी मेजर करना कैन इंप्रूव द लेबर प्रोडक्टिविटी, लेबर प्रोडक्टिविटी को मेजर कर सकती है। और लेबर प्रोडक्टिविटी एक बहुत ही अहम तरीन सेगमेंट है ओवरऑल प्रोडक्टिविटी का। प्रोडक्टिविटी एनालिसिस पे बात हो रही थी। प्रोडक्टिविटी इंडिसाइसेस आल्सो हेल्प टू एस्टैब्लिश रियलिस्टिक टारगेट्स एट चेक पॉइंट्स फॉर डायग्नोस्टिक एक्टिविटीज। ये रियलिस्टिक गोल पोस्ट, चेक पॉइंट्स और डिफरेंट डायग्नोस्टिक एक्टिविटीज जो होती हैं आपकी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, सर्विस सेक्टर में, इन दी ऑर्गेनाइजेशन एट कंट्री लेवल, पॉलिसीज की बीच में जो स्पीड ब्रेकर्स हैं उनको डायग्नोज करते हैं डिफरेंट सॉर्ट ऑफ प्रॉब्लम्स को ड्यूरिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट प्रोसेस, उस प्रोसेस के दौरान या लेट से नेशनल बिल्डिंग प्लान भी हो उसके दौरान भी पता चल सकता है। पॉइंटिंग टू बॉटलनेक्स
असल काम यह है कि इसके एनालिसिस से बॉटलनेक्स इमर्ज होते हैं, पता चलता है, और फिर उन बॉटलनेक्स को डिल्यूट करने के लिए, ख़त्म करने के लिए, उनको नेगोशिएट करने के लिए डिफरेंट स्टेटमेंट्स, डिफरेंट उनके एक्शन प्लान बनाया जाता है। एंड बैरियर्स टू परफॉर्मेंस, जो बॉटलनेक्स और बैरियर्स होते हैं प्रोडक्टिविटी इन्हांसमेंट के लिए, जो प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं और टाइम वेस्टर्स हैं, बैरियर्स, बॉटलनेक्स, स्केल में अगर कोई मसला आ रहा है वो आइडेंटिफाई किया जाते हैं थ्रू दिस एनालिसिस, और वो एनालिसिस के थ्रू डिल्यूट फिर किया जाता, उसके बाद डिल्यूट होते हैं, और ऑब्वियसली इट्स अ गुड स्टेप टुवर्ड्स द इन्हांसमेंट ऑफ प्रोडक्टिविटी एट ऑर्गेनाइजेशनल, एंटरप्राइज, इवन एट नेशनल लेवल। जो नेक्स्ट एक्शन प्लान बनते हैं उनके लिए। फर्दरमोर, देयर कैन बी नो इम्प्रूवमेंट इन इंडस्ट्रियल रिलेशंस और proper correspondence between productivity, wage levels and gain sharing policies without a sound measurement system. जब तक साउंड मेजरमेंट सिस्टम नहीं होगा, जैसे हम प्रोडक्टिविटी इन्हांसमेंट की तरफ जोर दिया हुआ है, दूसरी तरफ भी यू नीड टू ब्रिंग अ पॉलिसी ऑफ विन विन। आपने अपनी लेबर स्केल को भी खुश रखना है थ्रू कैपिटल इंसेंटिव्स, थ्रू फाइनेंस इंसेंटिव्स, सैलरीज, वेजेस, और दूसरे जो वेज लेवल और गेन शेयरिंग पॉलिसीज जो उनके इंसेंटिव्स हैं, जो आपने गोल पोस्ट सेट किए हैं, जो उनके लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव सेट किए हैं, अगर वो मीट हो रहे हैं तो हाउ वुड यू गिव देम इंसेंटिव्स टू डू मोर एंड मोर इन दी नेक्स्ट सेशंस एंड इन दी नेक्स्ट प्रोजेक्ट्स। Productivity indices are also useful in inter-country and inter-firm comparisons. Productivity analysis somewhat, जो अगर हम इसको देखें, ये पॉइंट रिलेशनशिप लाता है towards the competitive analysis, to inter-firm, inter-industry, inter-enterprise और even to the inter-country comparisons। जैसे हम देखते हैं कि एनालिसिस कौन कहाँ खड़ा है, किसने क्या पॉलिसीज ली, क्यों, why somebody is leading, why somebody is lacking behind, what could he do to go to the list of successful people, how to get success in life and productivity। ये different check points है जो आपको competitive analysis से मिलते हैं। Designed to detect factors accounting for economic growth, जो economic growth के लिए factors आते हैं। That's why productivity measurement should be among the first priorities for any productivity improvement project manager। कोई भी हो उसके लिए productivity measurement इस पे पहला step होना चाहिए, और कोशिश करनी चाहिए उसको कि उस पहले स्टेप में उसको साथ लेके चले और देखे, बोथ एट नेशनल लेवल पे भी और एंटरप्राइज लेवल पे भी, दोनों में। प्रोडक्टिविटी अप्रेजल्स, प्रोडक्टिविटी अप्रेजल है। प्रोडक्टिविटी अप्रेजल एट द मैक्रो लेवल मींस मेजरमेंट ऑफ द एब्सोल्यूट लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी के एब्सोल्यूट लेवल को मैक्रो लेवल पे, बिगर लेवल पे मेजर किया जाए, एंड इट्स हिस्टोरिकल ट्रेंड्स, और इसके हिस्टोरिकल ट्रेंड्स एक्सप्रेस किए जाएं थ्रू अ सीरीज ऑफ इंडिसाइसेस की थीस के थ्रू। विदाउट सच अ मेजरमेंट, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट दैट इज जीडीपी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट दैट इज जीएनपी, नेशनल इनकम दैट इज एनआई, और वैल्यू एडिशन दैट इज वीए मे नॉट रिफ्लेक्ट ट्रू पिक्चर ऑफ द नेशंस और सेक्टर्स इकोनॉमिक हेल्थ। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जब तक आप प्रोडक्टिविटी अप्रेजल नहीं करते, प्रोडक्टिविटी मेजर नहीं करते, प्रोडक्टिविटी मेजरमेंट स्टेप्स नहीं लेते, ओरिजिनल पिक्चर सामने नहीं आती, तो एक्चुअल रियलिस्टिक जीडीपी, जीएनआई, नेशनल वैल्यू, वैल्यू एडिशन, इन सारी पैरामीटर्स की आपके सामने एक ट्रू पिक्चर पॉलिसी मेकर्स के सामने और नेशनल लेवल पे नहीं इमर्ज होती। यू कांट मूव फॉरवर्ड जब तक आपको पता नहीं कि मेरे पिछले स्टेप की क्या इम्प्लीकेशन है, अगला स्टेप आप कैसे ले सकते हैं, एंड यू शुड नॉट वेस्ट टाइम ऑन दैट विदाउट दैट एनालिसिस। फॉर एग्जाम्पल, GDP may increase year after year, GDP increase होता रहेगा, but the productivity may actually be on the decline when cost of inputs has increased faster than the output। जब इनपुट की कास्ट बढ़ती रहेगी और आउटपुट की कास्ट उधर ही खड़ी है, तो वो उसकी इम्प्लीकेशन, एक्चुअल चीज हमें नहीं पता चलेगी। Two types of productivity ratios can be used to measure productivity at all income levels। दो तरह की प्रोडक्टिविटी रेशियोज को यूज किया जाता है सारे इनकम लेवल्स के लिए। वन इज टोटल प्रोडक्टिविटी, हम उसको कहते हैं जी टोटल प्रोडक्टिविटी, दैट इज दी टोटल आउटपुट डिवाइडेड बाय टोटल इनपुट। जो भी टोटल आउटपुट है उसको डिवाइड करते हैं टोटल इनपुट पे, तो देयर विल बी अ प्रोडक्टिविटी। एक होती है पार्शियल प्रोडक्टिविटी, जो सेगमेंटेड होती है पर्टिकुलर पोर्शन की, उसमें आ जाता है टोटल आउटपुट डिवाइडेड बाय द पार्शियल इनपुट। जो आपने टोटल आउटपुट दिया, उसको डिवाइड कर दिया जब आपने मैथमेटिकली पार्शियल इनपुट से, तो आपकी पार्शियल प्रोडक्टिविटी इमर्ज होगी। Total productivity can be measured by the following formula as shown on view file, that is OT equal to L plus C plus R plus Q, where ये देखिएगा
PT stands for the total productivity, OT stand for the total output, L stand for the labor input factor, C stand for the capital input factor, R stand for the raw material, Q stand for the other miscellaneous goods and services input factor, जो कि overhead charges भी कह सकते हैं, miscellaneous जो उस पे steps आए हैं, चीज़ें हैं. So I would very comfortably say, and it's a reappraisal जो पिछले lectures भी हमने cover किया था, कि total productivity is output divided by labor, capital, raw material and obviously the other charges जो उस पे आते हैं उसको. Labor time method नई चीज़ है. Total productivity is the average of labor and capital productivity weighed and adjusted to price and fluctuation. अगर हम इसको प्राइस फ्लक्चुएशन के साथ रिलेट कर दें कि एवरेज ऑफ लेबर एंड कैपिटल प्रोडक्टिविटी को, तो वेटेड एंड एडजस्टेड टू प्राइस इन्फ्लेक्शन के साथ रिलेट कर दें तो ये चीज़ आ जाती है. इट कैन बी कैलकुलेटेड बाय लेबर टाइम मेथड. इसको हम लेबर टाइम मेथड है जिसके तहत कैलकुलेट कर सकते हैं. ऑल मटेरियल्स, डेप्रिसिएशन, सर्विसेज एंड फाइनल प्रोडक्ट्स, यानी सारा मटेरियल, डेप्रिसिएशन, सर्विसेज और फाइनल प्रोडक्ट को कैन बी कन्वर्टेड इनटू मैन पावर इक्विवेलेंट्स बाय डिवाइडिंग द आउटपुट बाय इनपुट इन फाइनेंशियल टर्म्स. इसको मोनेटाइज कर लें सारी हर चीज़ को, टाइम को, रॉ मटेरियल को, लेबर को, इंफ्रास्ट्रक्चर को इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल टर्म्स. दिस बीइंग डिवाइडेड अगेन बाय द नेशनल और सेक्टोरियल एवरेज एनुअल इनकम पर एम्प्लॉय. और उसको अगर हम डिवाइड कर दें जो नेशनल या एवरेज जो एम्प्लॉय जो उस ऑर्गेनाइजेशन के है उसकी पर इनकम के हिसाब से और पर एम्प्लॉय के हिसाब से, तो वो निकल आएगी. फॉर एग्जांपल इसको थोड़ा क्लैरिटी के लिए हमने इसको अगर देखें इस वीडियो स्लाइड पे लेबर टाइम मेथड को थोड़ा ज़्यादा क्रिटिकली इस स्लाइड पे ज़्यादा डिफाइन किया गया मैथमेटिकली. इट दिस गिव्स फॉर एग्जांपल सेल्स आउटपुट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉइज, जो नंबर ऑफ एम्प्लॉइज थे उस ऑर्गेनाइजेशन के, प्लस कैपिटल प्लस एक्सटर्नल एक्सपेंशन और एवरेज अर्निंग्स पर एनम, इनको डिवाइड करके जो इसका होगा उसको कर दिया. दिस सिंथेसाइजेस यूज्ड अबव आर कॉम्प्लेक्स एंड नॉट वेरी प्रिसाइजली डिफाइंड. ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है क्योंकि इससे एक्चुअल पिक्चर फिर भी शायद इमर्ज ना हो. तो टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम नेट आउटपुट और वैल्यू एडेड पर वर्कर कैन बी यूज्ड एज अ मेजर फॉर प्रोडक्टिविटी वेयर VA रिप्रेजेंट्स दी वैल्यू एडिशन. अभी इन्होंने इसको थोड़ा और प्रिसाइज किया, थोड़ा और फोकस किया, तो वैल्यू एडिशन का कंसेप्ट इसमें डाल दिया. बाय द वर्कर बीइंग कंट्रीब्यूटेड बाय द वर्कर एडेड टू मटेरियल्स बाय द प्रोडक्शन प्रोसेस. उस प्रोडक्शन प्रोसेस में जो उसने ऐड किया. नेट आउटपुट पर एम्प्लॉय, अभी नेट आउटपुट पर एम्प्लॉय के लिए उसने वैल्यू एडिशन के लिहाज से इसको रिलेट कर दिया. इट एडेड वैल्यू पर एनम, जो पर एनम में उसने वैल्यू एडिशन किया उस प्रोडक्ट में. पर एम्प्लॉय अभी आउटपुट की बात हो रही है कि उसने जो वैल्यू एडिशन किया उस प्रोडक्ट में पर एनम डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉइज, जो टोटल नंबर थे उस ऑर्गेनाइजेशन के, उनको अप्लाई कर दिया, उनको उस पर डिवाइड कर दिया. वैल्यू एडेड इज obtained by subtracting input from the output or total sales that minus external expenses. वैल्यू एडिशन जो है टोटल सेल्स में से एक्सटर्नल एक्सपेंस माइनस कर दिए. V is वैल्यू एडिशन इक्वल टू S minus X. X stands for the external expenses. In some cases, कुछ केसेस में वर्क आवर्स कंप्लीटेड, जो के टाइम कंप्लीट होता है, माइट बी बेटर यूनिट टू यूज देन नंबर ऑफ एम्प्लॉयड. हाँ, वो कह रहे हैं कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में या सर्विस सेक्टर में हम नंबर ऑफ एम्प्लॉय से हट के वर्क आवर, कैपिटल आवर्स जो लगे हैं उसको अपना लें, इसकी यूनिट काउंटिंग यूनिट के तौर पे ले लें. सिंस वी आर मेजरिंग द इफेक्टिवनेस ऑफ ऑल वर्कर्स, क्योंकि हम वर्कर्स की इफेक्टिवनेस देखते हैं तो हम प्रोडक्टिव आवर्स पे बात कर देते हैं, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज को साइड पे रख दें. तो ये भी एक तरीका होता है. सो फाइनेंशियल मेथड में टोटल प्रोडक्टिविटी इज PT एडेड वैल्यूज प्लस कन्वर्जन कॉस्ट, दैट इज सेल्स माइनस जो RMB प्लस W प्लस D प्लस, और सारी कन्वर्जन कॉस्ट हैं इनको इससे डिवाइड कर दिया हमने. अभी जब हम फाइनेंशियल मेथड की बात करते हैं तो उसमें वर्क सर्विसेज, ब्रॉट इन आउटपुट और ब्रॉट इन इनपुट, ये सारे फैक्टर्स भी आ जाते हैं. अभी नेशनल लेबर प्रोडक्टिविटी पे हम बात करते हैं. एट द नेशनल लेवल लेबर प्रोडक्टिविटी इज कंप्यूटेड बाय टेकिंग द एंटायर इकोनॉमिकली एक्टिव पॉपुलेशन एज द इनपुट. यानी सारी की सारी पॉपुलेशन, अभी नेशनल लेबर, रिमेंबर कि हम नेशनल लेबर प्रोडक्टिविटी की बात हो रही है. एट द नेशनल लेवल लेबर प्रोडक्टिविटी इज कंप्यूटेड बाय टेकिंग द एंटायर इकोनॉमिकली एक्टिव पॉपुलेशन, जो सारी की सारी उस मुल्क पूरे की इकोनॉमिकली एक्टिव पॉपुलेशन है,
एज द इनपुट एंड द टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड एज द आउटपुट। जो भी उन्होंने प्रोड्यूस किया उसको जीएनपी कह लें, उसको ले लिया, तो नेशनल प्रोडक्टिविटी में जीएनपी डिवाइडेड बाई पॉपुलेशन आ जाएगा। लेट्स से पाकिस्तान की आबादी अगर 18 करोड़ है तो 18 करोड़ में से लेट्स से 4 करोड़ ऑलमोस्ट, दैट इज लेट्स से 40 मिलियन जो हैं ये हैं कि इकोनॉमिकली वायबल एक्टिव लोग हैं, तो और इनको डिवाइड अगर कर दें एंटायर प्रोडक्टिविटी जो प्रोड्यूस कर रहे हैं हम उस पर, तो ये नेशनल लेबर प्रोडक्टिविटी आ जाएगी। जैसे जीएनपी डिवाइडेड बाई पॉपुलेशन है, सिंपल इन्होंने कह दिया उसको। एट द नेशनल लेवल और सेक्टोरल लेवल लेबर प्रोडक्टिविटी इज ऑफन मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ फिजिकल आउटपुट पर वर्क आवर। ये नेशनल लेवल पे फिजिकल वर्क आउटपुट पर आवर के हिसाब से वापस ले आएगी। हाउएवर दिस मेजर इज जनरली अनसेटिस्फैक्टरी, जनरली इसको अनसेटिस्फैक्टरी कहा जाता है बिकॉज द अमाउंट ऑफ वर्क रिक्वायर्ड प्रोड्यूसिंग अ यूनिट ऑफ आउटपुट वेरीज फॉर डिफरेंट प्रोडक्ट्स। डिफरेंट प्रोडक्ट्स के लिए अमाउंट ऑफ एफर्ट, अमाउंट ऑफ वर्क और अमाउंट ऑफ सोफिस्टिकेशन, वैल्यूडेशन, कॉस्मेटिक्स वो डिफरेंट होगी, इसलिए शायद इससे वो कह रहे हैं एक्चुअल पिक्चर इमर्ज ना हो। देयरफॉर आउटपुट इज कन्वर्टेड इनटू द यूनिट्स ऑफ वर्क। आउटपुट को वो यूनिट्स ऑफ वर्क में कन्वर्ट करके ज्यादा टू बी मोर फोकस्ड एंड स्पेसिफिकली देख लेते हैं, विच आर कॉमनली डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क दैट कैन बी परफॉर्म्ड इन 1 आवर बाय क्वालिफाइड वर्कर वर्किंग एट अ स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस। स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स डिफाइन कर लिए जाते हैं स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस मेजर के तौर पे, पर वर्क आवर स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस के तौर पे एक इंडिविजुअल की क्या आउटपुट रही, क्या परफॉर्मेंस रही। नेशनल लेबर प्रोडक्टिविटी में आगे अ मोर यूजफुल वे ऑफ मेजरिंग नेशनल लेबर प्रोडक्टिविटी इज टू डिवाइड आउटपुट बाय आवर्स पोटेंशियली वर्केबल, यानी टोटल जो आउटपुट के आवर्स हैं उनको पोटेंशियली वर्केबल आवर्स पे डिवाइड कर दिया इन ऑर्डर टू टेक द अकाउंट ऑफ लेबर वेस्टेड बाय अनएम्प्लॉयमेंट, जो कि लेबर हमारी अनएम्प्लॉयमेंट से की वजह से वेस्ट हुई है उसको भी कर लिया। सो टोटल प्रोडक्टिविटी समरी पे अगर हम बात करें तो क्या निकला इसमें से, टोटल प्रोडक्टिविटी एंड द प्रॉफिट ऑब्लिक टोटल इन्वेस्टमेंट इंडेक्स सीम टू द मोस्ट अप्रोप्रिएट अप्रोच टू मेजरिंग द प्रोडक्टिविटी ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। यानी ये कहना ये चाह रहे हैं कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की जो कंसेप्ट है, टोटल प्रोडक्टिविटी का कंसेप्ट जो है वो कंसेप्ट सीम्स बेटर फॉर दी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। आई रिपीट, इसके लिए अगर आप गौर करें तो दोबारा मैं रिपीट कर देता हूँ, टोटल प्रोडक्टिविटी एंड दी प्रॉफिट डिवाइडेड बाय टोटल इन्वेस्टमेंट इंडेक्स सीम टू दी मोस्ट अप्रोप्रिएट अप्रोचेस टू मेजरिंग दी प्रोडक्टिविटी ऑफ दी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। प्रोडक्शन सेक्टर या मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की बात हो, यूजिंग दी टोटल प्रोडक्टिविटी अप्रोच 2 मेजर्स ऑफ आउटपुट आर नॉर्मली अडॉप्टेड। तो टोटल प्रोडक्टिविटी मेरी मेन जो है जिसको हम टीपीएम कहते हैं, 2 तरीके उसके यूज होते हैं, टोटल प्रोडक्शन एंड ग्रास वैल्यू एडिशन। जो टोटल प्रोडक्शन हुई है और उसका ग्रास वैल्यू एडिशन जो है उसको 2 तरीके से उसको देख लिया जाता है। द फर्स्ट इज डिफाइंड एज द सम ऑफ प्रोड्यूसर्स, पहले को हम सम ऑफ प्रोड्यूसर्स कहते हैं। शिपमेंट एंड नेट इन्वेंटरी स्टॉक चेंज, पहले को टोटल प्रोडक्शन को दी फर्स्ट इज डिफाइंड एज दी सम ऑफ प्रोड्यूसर्स शिपमेंट्स एंड नेट इन्वेंटरी स्टॉक चेंज। बेसिकली जो नेट इन्वेंटरी स्टॉक लिया था उसने और जो शिपमेंट की उसने नेट प्रोडक्ट, तो इसको पहले की डेफिनेशन होगी। तो ग्रॉस वैल्यू एडिशन है, द सेकंड इज डिफरेंस बिटवीन द टोटल प्रोडक्शन, जो कि टोटल प्रोडक्शन उसकी हुई, एंड द इंटरमीडिएट इनपुट, जो दरमियान में डिफरेंट वैल्यू एडिशन हुए, इंटरमीडिएट इनपुट्स दिए गए उसको, उसके ही वो है। कैपिटल इनपुट इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ ग्रास कैपिटल स्टॉक, जो ग्रास कैपिटल स्टॉक है उसके टर्म्स में होता है, फॉर विच नो एडजस्टमेंट इज मेड, उसके लिए कोई एडजस्टमेंट नहीं बनाई जाती। टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी इंडेक्स, टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी इंडेक्स क्या है? फॉर लेबर इनपुट द नंबर ऑफ वर्कर्स इज टेकन एज अ बेसिक इंफॉर्मेशन। अगर तो आप लेबर इनपुट के लिहाज से उसको टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी इंडेक्स निकालना चाहते हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन का, एंटरप्राइज का, किसी पर्टिकुलर इंडस्ट्री का, किसी पर्टिकुलर यूनिट का, तो सबसे पहले तो लेबर इनपुट जो है ना, दैट इज टेकन इज द टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉइज जो है, दैट वुड बिकम एज द वन फैक्टर, दैट इज लेबर इनपुट आ गया। एवरेज एनुअल कैश अर्निंग एंड आवर्स वर्कड आर टेकन फ्रॉम दी सेक्टोरल स्टैट्स। एवरेज एनुअल अर्निंग्स जो उन्होंने अर्न किया वो उनके डाटा से आपसे मिल जाएगा, और वर्क आर टेकन फ्रॉम दी, और जो उन्होंने वर्क किया उस पर इनपुट दिया और नंबर ऑफ एम्प्लॉइज ने उधर से मिल जाएगा। द टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी इंडेक्स इज डिफाइंड एज PT divided by VT oblique IT, where VT and IT are total output and total input indices respectively, ये दोनों हैं उसके। For example,
the productivity of materials handlers or maintenance men may be measured by the equation productivity index के लिहाज से उसको लेके आ जा सकता है. Now we come to the productivity appraisal in sources. हमने थोड़ी देर पहले जो पीछे बात की, हम प्रोडक्टिविटी इन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बात कर रहे थे, एक प्रोडक्शन सेक्टर में कर रहे थे जहां नंबर ऑफ यूनिट आर अवेलेबल, नंबर ऑफ इनपुट्स आर अवेलेबल, रॉ मटेरियल की क्वांटिटी अवेलेबल है, हमें नंबर ऑफ एम्प्लॉइज की अवेलेबिलिटी है, उन एम्प्लॉइज ने कितनी देर काम किया, वो डिटेल्स अवेलेबल हैं. लेकिन सर्विसेज सेक्टर शुड बी समवट डिफरेंट देन दैट, बिकॉज इसमें यूनिट्स नजर नहीं आ रहे, इट इज इनटेंजिबल थिंग्स. ये क्वालिटेटिव चीज है, क्वांटिटेटिव नहीं है, तो इसलिए इस पे थोड़ा सा हमें ज्यादा फोकस करना पड़ेगा. प्रोडक्टिविटी अप्रेजल इन सर्विसेज सेक्टर, ये कैसे हम उसकी अप्रेज करेंगे? प्रोडक्टिविटी मेजरमेंट फॉर सर्विसेज. द बेसिक डिफिकल्टी ऑफ प्रोडक्टिविटी मेजरमेंट फॉर सर्विसेज and office work lies in measuring output and reducing various types of output to the one common denominator. हमें एक common denominator को रिजॉर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें विजिबल कोई ये तो नहीं हो रहा कि नंबर ऑफ आइटम आप प्रोड्यूस कर रहे हैं, कितनी गाड़ियां आपने बना दी या कितने जूते बना दिए, कितने ट्रक्स बना दिए, क्या आपने कितनी किलोमीटर ऑफ लेंथ रोड बना दी, ये नहीं है. इट्स ऑफिस वर्क, और ऑफिस वर्क के जो डिफरेंट फैक्टर्स को हैं वो एक कॉमन डिनोमिनेटर में हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा. Revenue generated per week per work day may be more suitable and goal oriented measure for any service industry. एक सजेशन है, इन्होंने क्या कि जी रेवेन्यू जनरेट जो होता है पर वर्क डे बी अ मोर सुटेबल फॉर गोल ओरिएंटेड मेजर फॉर एनी सर्विस इंडस्ट्री, कि पर डे जो उसका रेवेन्यू जनरेट हो रहा है उसको हम एज ए टूल, एज ए मेजरिंग आइडिया ले लेते हैं कि जी उसके लिहाज से अगर शुरू करेंगे तो थोड़ा ज्यादा फोकस्ड हो जाएगा. The financial method for calculating can be introduced using a common costing system. Financial method जो इसके लिए हम यूज कर सकते हैं वो एक common cost system होगा. The labor time method through applying clerical work measurement, जो clerical work measurement के लिए जो measurement time होगा या चूज होगी. The financial method of calculating can be introduced using a common costing system. The labor time method through applying a clerical work measurement. Clerical work measurement जो है per day के लिहाज से उसको हम देख लेंगे. प्रोडक्टिविटी मेजरमेंट फॉर सर्विसेज, दिस इंक्लूड्स, पहली बात है प्रोडक्टिविटी मेजरमेंट जो सर्विसेज में है उसमें क्या क्या चीजें इंक्लूड होंगी. क्लरिकल टाइम स्टैंडर्ड्स. क्लरिकल टाइम स्टैंडर्ड्स क्या है उसके? दिस वुड बी डिफाइंड एज दीज सिस्टम्स अज्यूम दैट द टाइम रिक्वायर्ड फॉर परफॉर्म अ सर्टेन बेसिक एक्टिविटीज विल बी कांस्टेंट, कि किसी भी बेसिक एक्टिविटी के लिए कोई काम अगर करना चाहेंगे तो वो कांस्टेंट होगा. ऑल बेसिक एक्टिविटीज आर मोशंस आर मेजर्ड यूजिंग स्टॉप वॉचेस और फिल्म रिकॉर्ड्स ऑफ द वर्क. वो स्टॉप वॉचेस के थ्रू है या कंटिन्यूसली रिकॉर्ड के लिए थ्रू मॉनिटरिंग सिस्टम वो ले लिया जाता है. टाइम स्टडी, दिस इज अ फॉर्म ऑफ द अबव प्रोसेसेस यूजिंग मेजरमेंट टेक्निक्स फॉर सिंपल ऑपरेशंस. ये सिंपल ऑपरेशन के लिए मेजरमेंट स्टडी के लिए यूज होता है. दिस इज अ फॉर्म ऑफ अबव प्रोसेस यूजिंग मेजरमेंट टेक्निक्स फॉर अ सिंपल ऑपरेशन. सिंपल ऑपरेशन के लिए होता है. रैंडम सैम्पलिंग, एक्टिविटी सैम्पलिंग भी इसको कहते हैं. दिस मेथड इज यूज टू रिड्यूस द डाटा कलेक्शन कास्ट ऑफ स्टडी, जो कि डाटा कलेक्शन कास्ट की स्टडीज को रिड्यूस करती है. जॉब्स आर रैंडमली सिलेक्टेड एंड चेक टू बिल्ड एन ओवरऑल पिक्चर. जॉब्स जो हैं उसकी रैंडमली सिलेक्ट होते हैं उसके ओवरऑल पिक्चर को देखने के लिए कि इसको किस तरह देखा जाता है. प्रोडक्टिविटी मेजरमेंट फॉर सर्विसेज, अ लार्ज बैंक फॉर एग्जांपल मे हैव अ प्रोडक्टिविटी मेजरमेंट सिस्टम बेस्ड ऑन टाइम पर फंक्शन. For example, the time taken to process letter of credit. यानी इन्होंने बैंकिंग इज वन ऑफ द मेजर सबसे सेक्टर की चीज़ है. उन्होंने कहा जी फॉर एग्जाम्पल बैंक में कैसे देखें, उन्होंने स्टेट बैंक का एक एक्टिविटी को ले लिया कि लेटर ऑफ क्रेडिट लेने के लिए जितना टाइम लगेगा हम उसकी प्रोडक्टिविटी मेजर है कि उस बैंक की क्या स्पीड है, क्या उसमें सारे फैक्टर्स किस तरह कंट्रीब्यूट कर रहे हैं. अ लार्ज बैंक फॉर एग्जाम्पल मे हैव अ प्रोडक्टिविटी मेजरमेंट सिस्टम बेस्ड ऑन टाइम पर फंक्शन. एक फंक्शन को ले ले, जैसे बैंक में एक फंक्शन ले लिया उसने, दी टाइम टेकन टू प्रोसेस अ लेटर ऑफ क्रेडिट. मैं दूसरा इसमें एक और बता सजेस्ट कर देता हूँ, द टाइम टेकन टू ओपन अ न्यू अकाउंट इन दैट बैंक. वो भी उसकी प्रोडक्टिविटी की मेजर होगी कि उसका स्टाफ कितना विजिलेंट है, उसके प्रोसेसेस कितने लेस हैं और कितनी एफिशिएंटली स्पीडीली वो इसको एड्रेस कर रहे हैं. दिस टाइम स्पेंड ऑन अ पर्टिकुलर फंक्शन इज रिकॉर्डेड इन अ वर्क मेजरमेंट परफॉर्मेंस रिपोर्ट. और वर्क मेजरमेंट परफॉर्मेंस रिपोर्ट पे के लिहाज से इसको देखा जाता है.
कि उस पर्टिकुलर फंक्शन पे कितना टाइम लगना चाहिए। फॉर एग्जांपल जो केपीआई डेवलप किए होंगे उस बैंक ने, केपीआई स्टैंड फॉर दी की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स, बैंक ने कोई किए होंगे ना, ये एक नई टर्म है जो मैं आपसे अभी शेयर कर रहा हूँ कि केपीआई जो बैंक ने अपनी इंटरनल परफॉर्मेंस के लिए किए होंगे, तो लेट से उसने कहा होगा कि लेटर फॉर इशुएंस ऑफ लेटर ऑफ क्रेडिट शुड नॉट टेक मोर देन 14 आवर्स या 2 वर्किंग डेज कह लेते हैं हम। तो अगर तो 10 लेटर ऑफ क्रेडिट आपने इशू किए और हर एक ने 5-5 दिन लिए हैं, सो इट्स दिस फंक्शन इज नो मोर प्रोडक्टिव विद दैट बैंक। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। फॉर एग्जांपल केपीआई उन्होंने दूसरा डिफाइन किया हो बैंक ने सर्विस सेक्टर में, उन्होंने कहा जी ये टाइम टेकन टू ओपनिंग अकाउंट शुड टेक मैक्सिमम 3 आवर्स। 3 आवर्स जो आप जाएं उससे लेकर 3 आवर्स तो ज्यादा है, खैर 1 आवर कह देते हैं, 1 आवर बनाया हो, मैं हाइपोथेटिकल कह रहा हूं। तो अगर हर उनके अकाउंट ओपनिंग में 2-2 घंटे लग रहे हैं तो इट्स नॉट अगेन एफिशिएंट वन। उनके या तो उनके केपीआईज में प्रॉब्लम है, या उनकी प्रोडक्टिविटी में इम्प्रूवमेंट है, या उनके एम्प्लॉई इन्वॉल्वमेंट में इन्वॉल्व है। सो वी नीड टू कीप दीज पॉइंट्स इन माइंड। द टाइम स्पेंड ऑन अ पर्टिकुलर फंक्शन इज रिकॉर्डेड इन अ वर्क मैनेजमेंट परफॉर्मेंस रिपोर्ट। वर्क मैनेजमेंट परफॉर्मेंस रिपोर्ट पे वो टाइम को रिकॉर्ड करते हैं। अ सेपरेट एंट्री इज मेड ऑफ एवरेज आवर्स अलाउड पर डे प्रोड्यूस टू वॉल्यूम ऑफ वर्क, कि उन्होंने कौन कितना वॉल्यूम वर्क प्रोड्यूस करना है उसकी एक एंट्री केपीआईज के बेस पे वो बना लेते हैं। प्रोडक्टिविटी अप्रेजल इन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में प्रोडक्टिविटी को कैसे अप्रेज किया जाता है सर्विसेज के बाद, ये थोड़ा हम देख लेते हैं। इसकी कुछ लिमिटेशन है, मैं शुरू में आपसे शेयर कर दूं। गवर्नमेंट आवर्स में तो गवर्नमेंट सेक्टर, स्पेशली आप पाकिस्तान के व्यू कर लें, फिक्स रूल्स हैं और एम्प्लॉई को बहुत ज़्यादा लीवरेज है, उसके पास डिफरेंट स्टेक्स हैं और ब्यूरोक्रेटिक चेन ऑफ कमांड है, फिर उसको यू कांट हायर एट फायर। कॉर्पोरेट कल्चर से ये डिफरेंट है गवर्नमेंट सेक्टर। एनीहो वी मूव टू दिस। गवर्नमेंट एंड पब्लिक सेक्टर प्रोडक्टिविटी अप्रेजल कैसे होती है, आपने देखा होगा देयर इज अ सिग्निफिकेंट डिफरेंस इन अप्रेजल ऑफ पब्लिक सेक्टर प्रोडक्टिविटी एंड दैट ऑफ प्राइवेट इंडस्ट्री। दिस व्हाट आई वाज मेंशनिंग। पब्लिक जो सेक्टर है, जो गवर्नमेंट सेक्टर है, दे आर एम्प्लॉयड टू द गवर्नमेंट और थोड़ा डिग्री ऑफ इंटरेस्ट और लॉयल्टी टू द ऑर्गेनाइजेशन उतनी है जितनी प्राइवेट इंडस्ट्री में है, क्योंकि प्राइवेट इंडस्ट्री में द मॉनिटरिंग पर्सन इज डे एंड नाइट इज सिटिंग ऑन देयर हेड और हायर फायर के कंसेप्ट को कंसेप्चुअली चाला, अगर उसको प्रॉफिटेबिलिटी नहीं आ रही फिर क्लोज द जॉब, विल क्लोज द इंडस्ट्री। गवर्नमेंट सेक्टर में ये नहीं होता। गवर्नमेंट सेक्टर में थोड़ा सा चूंकि देयर जॉब इज ग्रांटेड बाय द स्टेट, तो उस पर शायद थोड़े डिफरेंट मेथड्स हैं। द आउटपुट ऑफ द लेटर कैन बी काउंटेड एट द पॉइंट ऑफ सेल एंड डायरेक्टली रिलेटेड टू द रेलिवेंट लेबर और अदर इनपुट। जो प्राइवेट सेक्टर है उसका रेलिवेंट लेबर प्रोडक्टिविटी और रेलिवेंट सेल्स के लिहाज से भी देखा जा सकता है। इन पब्लिक सेक्टर देयर इज डिफरेंस बिटवीन एन एजेंसीज आउटपुट एंड द अचीवमेंट ऑफ द एजेंसीज मिशन। एजेंसी का मिशन भी गवर्नमेंट सेक्टर ने उसको दिया होता है, तो अचीवमेंट और मिशन को वे भी करना पड़ेगा कि वो हाउ मच दे आर टुवर्ड्स देयर मिशन एंड हाउ मच दे आर अवे फ्रॉम देयर मिशन फॉर द अचीवमेंट्स। एन एजेंसीज फाइनल आउटपुट कंपेयर्ड विद इट्स इनपुट is its efficiency. An agency's final output, किसी भी एजेंसी का फाइनल आउटपुट compared with its input, जो कि उस इनपुट के साथ है, is its efficiency. The impact made by the agency's program is its effectiveness. ये जरा लास्ट पॉइंट गौर से जरा let's focus it again. An agency's final output, जो उनका फाइनल आउटपुट है, compared with its input, अब उसके इनपुट के साथ, is its efficiency. आउटपुट टू इनपुट एफिशिएंसी आ गई। The impact of making इम्पैक्ट मेक बाय द एजेंसीज प्रोग्राम, जो एजेंसी के प्रोग्राम ने, प्रोसीजर्स ने, रूल्स ऑफ लोकल लॉ ने किया, इज इट्स इफेक्टिवनेस, के जो उसकी प्रोसेस की इंप्लीमेंटेशन है वो उसकी इफेक्टिवनेस। गवर्नमेंट पब्लिक सेक्टर प्रोडक्टिविटी अप्रेजल। टू डिटरमिन इफेक्टिवनेस इंडिकेटर्स एजेंसीज मस्ट आइडेंटिफाई स्पेसिफिक यूनिट्स ऑफ सर्विस। To determine effectiveness indicators, agency must identify specific units of service. उनकी effectiveness measurement के लिए एजेंसी को proper effectiveness measures करनी चाहिए। Over time, adjustable for quality change, और quality के लिए उसको होना चाहिए, and which reflect significant proportion of the agency's workload, जो एजेंसी के workload का significant proportion होगा। In addition, since historical trends are of interest, हिस्टोरिकल ट्रेंड्स इंटरेस्ट के हैं, इट इज इम्पोर्टेंट दैट द मेयर बी ड्राइव्ड फ्रॉम रेडिली अवेलेबल रिकॉर्ड। रेडिली अवेलेबल रिकॉर्ड से उस मेयर को देखा जाए। द बेनिफिट्स यूजिंग प्रोडक्टिविटी स्टैट्स आर। गवर्नमेंट पब्लिक सेक्टर प्रोडक्टिविटी अप्रेजल में बात हो रही है कि जो बेनिफिट्स हम बात करें
इट इज गवर्नमेंट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर प्रोडक्टिविटी अप्रेजल में द बेनिफिट्स ऑफ यूजिंग प्रोडक्टिविटी स्टैटिस्टिक्स आर, यानी प्रोडक्टिविटी के जो आउटपुट्स हैं, जो उसके ऑब्जर्वेशन है, उसके क्या क्या बेनिफिट हैं। इंटरनल एजेंसी ऑपरेशंस, एजेंसी के इंटरनल ऑपरेशन जो हैं रिव्यू होते हैं, उनको दोबारा ओवरऑल किया जा सकता है, रीअलाइन किया जाता है, आउटपुट ओरिएंटेड किया जाता है। नेशनल पॉलिसी डिसीजंस में इनपुट आ जाता है इनका कि जी कौन सी चीज़ कैसे चल रही है, उसमें वेयर वी नीड टू टिल्ट, वेयर वी नीड टू प्रोसेस थिंग्स, बॉटलनेक्स क्या हैं, वेयर वी नीड टू बी कॉन्शियस। गोल सेटिंग एंड टेलर्ड टू दी स्पेसिफिक एजेंसी, ये गोल सेटिंग है जो टेलर होते हैं स्पेसिफिक एजेंसी को कैसे होते हैं। रिसोर्स एस्टिमेशन, रिसोर्स की एस्टिमेशन के लिए फ्यूचरिस्टिक अप्रोच और कैलकुलेशन के लिए देखा जाता है। बजट जस्टिफिकेशन के बजट को कैसे आपने करना है, बजट को किस रैशनल के तहत इस्तेमाल करना है, R&D में कितना होगा, इनपुट्स में कितना होगा, आउटपुट्स में कितना होगा, बॉटलनेक्स रिमूवल पे कितना होगा। एवेलुएशन ऑफ चेंज इन द वे द एजेंसी इज ऑर्गेनाइज, जिस तरह एजेंसी ऑर्गेनाइज हो उनके एवेलुएशन में, और ऑब्वियसली ऑपरेशन कंट्रोल, जो उसका ओवरऑल ऑपरेशन चल रहा है उसके कंट्रोल में क्या होगा। प्रोडक्टिविटी एनालिसिस इन द ऑर्गेनाइजेशंस, जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं इनमें प्रोडक्टिविटी एनालिसिस कैसे किया जाता है। सम सिंपल एंड प्रैक्टिकल अप्रोचेस टू प्रोडक्टिविटी एनालिसिस आर, जो भी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट टेक्निक्स की जाती हैं, अप्रोचेस हैं। मेजरमेंट ऑफ वर्कर्स प्रोडक्टिविटी, इंडिविजुअल वर्कर की प्रोडक्टिविटी आप निकाल कि वो कैसी है। एक तो ये तरीका है, पर वर्कर निकाल लें, उसको एक्यूमुलेट कर लें, फिर इंडस्ट्री लेवल पे आ जाएगा, उस पर्टिकुलर यूनिट लेवल पे आ जाएगा। मेजरमेंट सिस्टम फॉर प्लानिंग एंड एनालाइजिंग यूनिट लेबर रिक्वायरमेंट, मेजरमेंट सिस्टम फॉर प्लानिंग, उसकी प्लानिंग और एनालाइजिंग यूनिट लेबर रिक्वायरमेंट कि पर यूनिट लेबर रिक्वायरमेंट क्या है, वो भी मेजर और एनालाइज की जा सकती है। मेजरमेंट सिस्टम ऑफ लेबर प्रोडक्टिविटी एम्ड एट द स्ट्रक्चर ऑफ लेबर रिसोर्सेज, लेबर रिसोर्सेज के लिहाज से, उनके स्ट्रक्चर के लिहाज से, इंफ्रास्ट्रक्चर किस तरह का है, एनवायरनमेंट कैसी है, उस लिहाज से भी इसको साथ अलाइन किया जा सकता है। मेजरमेंट सिस्टम ऑफ लेबर प्रोडक्टिविटी एम्ड एट द स्ट्रक्चर ऑफ लेबर रिसोर्सेज यूज एंड वैल्यू एडिशन प्रोडक्टिविटी, कि जो उसमें वैल्यू एडिशन कर रहे हैं, जो वैल्यू एडिशन पर वर्कर हो रही है या एज ए डिपार्टमेंट हो रही है, वो क्या है, एट द एंटायर एंटरप्राइज लेवल, जो पूरी एंटरप्राइज है उसके लेवल पे वैल्यू एडिशन के क्या स्टेप्स हैं, किस तरह हो रही है। नॉर्मली द मेथड ऑफ मेजरमेंट इज डिटरमिन्ड बाय द पर्पस ऑफ द प्रोडक्टिविटी, नॉर्मली द मेथड ऑफ मेजरमेंट इज डिटरमिन्ड बाय द पर्पस ऑफ द प्रोडक्टिविटी, कि जो भी मेथड आप यूज करें कि आप पहले ये सर्टन करें कि मेरा इस प्रोडक्टिविटी मेजरमेंट का एम क्या है, क्या मैं लेबर पे फोकस करना चाहता हूँ, क्या टोटल पे करना चाहता हूँ, क्या एनर्जीज के इश्यूज को देखना चाहता हूँ, क्या मैं इम्प्रॉम्प्टू या ओवरहेड चार्जेस हैं उनको देखता हूँ। 3 ऑफ द मोस्ट कॉमन पर्पस आर कंपेयरिंग एन एंटरप्राइज विद इट्स कॉम्पिटिटर्स, पहला तो ये आ जाता है कि आप पूरे के पूरे एंटरप्राइज को आप कंपेयर करना चाहते हैं किसी और कंपटीटर्स के साथ। दूसरा है डिटरमिनिंग द रिलेटिव परफॉर्मेंस ऑफ डिपार्टमेंट्स एंड वर्कर्स, दूसरा पर्पस ये अमूमन होता है कि जो रेलिवेंट है उसके डिपार्टमेंट्स और वर्कर्स हैं, इंटरनल प्रोडक्टिविटी यानी पहला एक्सटर्नल कम्पिटिटिव एनालिसिस के लिए क्या लें, दूसरा इंटरनल कम्पिटिटिव एनालिसिस के लिए डिपार्टमेंट्स और वर्कर्स का क्या है। तीसरा है कंपेयरिंग रिलेटिव बेनिफिट्स ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ इनपुट फॉर कलेक्टिव बार्गेनिंग एंड गेन शेयरिंग, के कलेक्टिव बार्गेनिंग और गेन शेयरिंग के लिए जो रेलिवेंट उनके कलेक्टिव मेथड है उसको देखा जाता है। प्रोडक्टिविटी अप्रेजल इन ऑर्गेनाइजेशंस, अगली बात आगे। यानी ऑर्गेनाइजेशंस में प्रोडक्टिविटी कैसे किया जाता है एनालिसिस और कैसे मेजर की जाती है। इसमें एक है डॉक्टर कुर्सवावा स्ट्रक्चरल अप्रोच है, डॉक्टर कुर्सवावा ने इस पे काफ़ी ज़्यादा काम किया था। उनकी अप्रोच नंबर 1 आती है कि डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन में डॉक्टर कुर्सवावा प्रोफेसर ऑफ मैनेजमेंट साइंस एट द टोक्यो इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी इज वेल नोन फॉर हिज रिसर्च इन प्रोडक्टिविटी मेजरमेंट। डॉक्टर साहब जो हैं बिलोंग्स टर्की, उन्होंने इस पर बहुत ज़्यादा काम किया, टोक्यो जापान से बिलोंग करते हैं और इन्होंने टोक्यो इंस्टीट्यूट में प्रोडक्टिविटी मेजरमेंट पे काफ़ी काम किया। उनका काफ़ी काम याद रखा जाएगा और काफ़ी ही इज़ अ मेजर वन ऑफ द की पर्सन्स। ही फोकसेस ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ द इंटरप्राइज, उनका पहला फोकस जो था इंटरप्राइज के स्ट्रक्चर पे था। प्रोडक्टिविटी मेजरमेंट के लिए जब उन्होंने काम शुरू किया या गाइडलाइंस दी तो पहला फोकस वाज द स्ट्रक्चर ऑफ द इंटरप्राइज पे किया। अकॉर्डिंग टू हिम, जो कि टोक्यो इंस्टीट्यूट में, ये इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जापान में है,
According to him, productivity measurement in the enterprise helps to analyze the past and the plan new activities. कि जो productivity measurement है in the enterprise helps कि ये अगर आप productivity measure कर लेते हैं कि आप past में क्या करते रहे हैं, आपकी क्या परफॉर्मेंस रही है, किन रिसोर्सेज के साथ, किस इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ, एक तो ये आपको पता चलता है. एंड व्हाट यू वांट टू डू इन द फ्यूचर और पास टू न्यू एक्टिविटीज के साथ भी जो आप करना चाहते हैं, इसको रेलिवेंस इसकी एस्टैब्लिश करना चाहते हैं, तो वो भी हो जाएगी. इट कैन बी यूज टू सेट अप इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर मॉनिटरिंग ऑपरेशनल एक्टिविटीज. ऑपरेशनल एक्टिविटीज को मॉनिटर करने के लिए भी सिस्टम को देखा जा सकता है. लालोर्स अप्रोच, ये लालोर्स अप्रोच जो है ये दूसरी अप्रोच है और ये इनकी भी प्रोडक्टिविटी मेजरमेंट की डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन की एक्शन प्लान के लिए उनकी हाउ टू मेजर द प्रोडक्टिविटी उस पर गाइडलाइंस है. एलन लालोर्स वाज द डायरेक्टर ऑफ एक्शन लर्निंग इन एसोसिएटेड एंड डायरेक्टर ऑफ द प्रोडक्टिविटी ऑडिट्स. ये भी इनका प्रोडक्टिविटी ऑडिट्स, प्रोडक्टिविटी मेजरमेंट्स पे काफ़ी इनका प्रोफाइल था, इनका एक्सपीरियंस था. ही कंसिडर्स productivity as a comprehensive measure of how efficiently and effectively organization satisfy the following aim. इन्होंने एक comprehensive road map दिया, एक comprehensive set of instruction दिया कि effectively और efficiently ये जो overall organization को ले लिया कि ये जो नीचे indicate की हुई चीज़ें ये कैसे organization perform कर रही है. Number 1 objectives, उस organization के objectives क्या हैं, कितने उसने अचीव किए, कितने उसने नहीं अचीव किए, पार्शियल ऑब्जेक्टिव्स कहाँ रखे, फुल टाइम कहाँ रखे, और टू व्हाट लिमिट द ऑर्गेनाइजेशन और एंटरप्राइज और ऑर्गेनाइजेशन हैज बीन एबल टू कंप्लीट इट्स ऑब्जेक्टिव्स. नंबर 2 एफिशिएंसी, को उसकी एफिशिएंसी कैसे रही कि ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन ने कैसे परफॉर्म किया, एफिशिएंसी उनकी किस तरफ को थी. थर्ड इज द इफेक्टिवनेस, ऑर्गेनाइजेशन कितनी इफेक्टिव थी टू अचीव देयर ऑब्जेक्टिव्स, कि इफेक्टिवनेस का एलिमेंट उसमें क्या था. देन इज द कंपेरेबिलिटी, कि कितनी अगर उसकी कंपेयर करें हम एफिशिएंसी, इफेक्टिवनेस और उसके ऑब्जेक्टिव्स को, तो उसकी कंपेरेबिलिटी कितनी थी. और देन इज द प्रोग्रेसिव ट्रेंड्स, उसमें फ्यूचरिस्टिक प्रोग्रेसिव ट्रेंड्स क्या थे उस ऑर्गेनाइजेशन में, कितना ज़्यादा फ्यूचरिस्टिक और प्रोग्रेसिव थी टुवर्ड्स द अचीवमेंट ऑफ द फाइनल गोल्स. अभी उन्होंने 1 by 1 इसको डिफाइन किया. Objectives can be met when the total fund is adequate to meet the demands of the organization. वो कह रही है objectives meet हो सकते हैं जब funding या finance organization की हो to meet the all demands of the organization and to measure the degree to which its principal objectives are achieved. कि वो उस डिग्री के तहत अगर उनको फंड दे दिए गए तो कहाँ तक उन्होंने वो मेजर कर ली. This fund is called total earnings, TE. TE equal to sales minus materials, S minus M. TE serve to buy services, के सर्विसेज को बाय करने के लिए TE सर्विसेज है. टू पे वेजेस, उसकी डिफरेंट सैलरीज वगैरह पेमेंट के लिए, एंड सैलरीज, एंड टू इन्वेस्ट फिक्स कैपिटल, प्रॉफिट एंड द टैक्स, ये डिफरेंट इन एक्टिविटीज के लिए वो यूज होते हैं. एफिशिएंसी, दूसरा जो पैरामीटर बताया था उन्होंने, tells us how well actually needed output is generated from available input and indicates the use of available capacity. Efficient measurement reveals the output to input relationship and the degree to which resources compared to the total capacity, that potential. Total potential के साथ किस डिग्री के तहत वो resources use किए गए. The indicator should tell us where inefficiencies lie. उस इंडिकेटर से हमें पता होनी चाहिए कि इनएफिशिएंसी कहाँ लाए करती है. इनपुट प्लस प्रॉफिट डिवाइडेड बाई आउटपुट प्लस प्रॉफिट डिवाइडेड बाई इनपुट. O प्लस P डिवाइडेड बाई I is 1 plus P oblique I. So where P oblique I प्रॉफिट प्रोडक्टिविटी रेशो आ जाएगी. राइट. इफेक्टिवनेस, इट कंपेयर्स present achievement with what could done if resources were managed more effectively. यानी effectiveness को ये address करती है. The concept includes an output target. For example, effectiveness what could be achieved divided by resource consumed. उसके क्या achieve हो सकता था और resource क्या consume हुए. Productivity improvement involves a combination of increased effectiveness and better use of available resources. यानी productivity जो है
इम्प्रूवमेंट इन्वॉल्व्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ इंक्रीज्ड इफेक्टिवनेस, कि उसके इफेक्टिवनेस को इंक्रीज किया जाए, एंड अ बेटर यूज ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज, जो अवेलेबल रिसोर्सेज हैं उनका बेहतर यूज किया जाए। इट शोज 4 बेसिक रेशोज, ये 4 बुनियादी रेशो को यूज करती हैं। एक्चुअल आउटपुट डिवाइडेड बाई एक्चुअल इनपुट, दैट इज द स्टेटस को, आउटपुट डिवाइडेड बाई इनपुट। हायर आउटपुट डिवाइडेड बाई द लोअर इनपुट, ऑब्वियसली सेल्फ एक्सप्लेनेटरी कि हायर आउटपुट जो है लोअर इनपुट से हो गया। एक्चुअल करंट आउटपुट डिवाइडेड बाई लोअर इनपुट, जो करंट आउटपुट है ये लोअर इनपुट से इसको डिवाइड कर लिया। एंड द लास्ट इज द हायर लेवल ऑफ इफेक्टिवनेस मैक्सिमम आउटपुट डिवाइडेड बाई द मिनिमम इनपुट, हायर लेवल ऑफ इफेक्टिवनेस और मैक्सिमम आउटपुट डिवाइडेड बाई द मिनिमम इनपुट, उस चीज को कर लिया। कंपेरेबिलिटी इज अ गाइड टू ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस, ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्मेंस के लिए जो कंपेरेबिलिटी है ये एक गाइड है। सिंस प्रोडक्टिविटी रेशियोज अलोन टेल अस लिटिल विदाउट सम फॉर्म ऑफ कंपैरिजन, किसी भी फॉर्म ऑफ कंपैरिजन की निस्बत ये थोड़ा कम बताते हैं। जनरली स्पीकिंग प्रोडक्टिविटी मेजरमेंट मीन्स कंपैरिजन एट 3 लेवल्स। जब हम मेजर करते हैं प्रोडक्टिविटी तो उनको प्रोडक्टिविटी कंपैरिजन 3 लेवलों पे होता है। कंपैरिजन ऑफ प्रेजेंट परफॉर्मेंस विद हिस्टोरिकल बेस परफॉर्मेंस, जो पिछली परफॉर्मेंस थी उससे मौजूदा परफॉर्मेंस का कंपैरिजन। This doesn't indicate whether current performance is satisfactory, only whether it is improving or deteriorating and to what extent. यानी ये कितनी है, इम्प्रूव कर रही है या डिक्रीज कर रही है, ये बताएगी प्रीवियस के साथ, उसके इंटरनल फैक्टर्स पे फोकस नहीं करेगी। कंपैरिजन ऑफ परफॉर्मेंस बिटवीन वन यूनिट, एक ही यूनिट को लेकर उसको कर लिया। एन इंडिविजुअल, अ जॉब, अ सेक्शन, अ प्रोसेस और अनदर सच अ मेजर इंडिकेट्स रिलेटिव अचीवमेंट। एक इंडिविजुअल को ले लेते हैं हम और फिर उसको बेस बना के अब बाकियों से करते हैं। कंपैरिजन ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस विद द टारगेट, जो एक्चुअल परफॉर्मेंस उस बंदों ने, उस इंडस्ट्री ने, उस एंटरप्राइज ने ढूंढ दी, जो टारगेट दिया गया था उससे कंपैरिजन। दिस इज द बेस्ट बिकॉज इट कंसंट्रेट्स अटेंशन ऑन ऑब्जेक्टिव्स ओरिएंटेड है। लॉरेल्स ने आगे प्रोग्रेसिव ट्रेंड्स में दिया, प्रोग्रेसिव ट्रेंड्स में है इज द एम ऑफ अचीविंग प्रोग्रेसिव ट्रेंड्स मस्ट बी एसोसिएटेड विद द comparison between current performance and historical base in order to identify whether enterprise performance is moving up or down and how fast। कि जो हिस्टोरिकल प्रोफाइल था उसका करंट प्रोफाइल के साथ देखा तो प्रोग्रेसिव ट्रेंड्स उससे निकल आए। दिस अप्रोच calls for at least 2 levels of productivity measurement within the enterprise, primary and secondary। लॉरेल्स की जो अप्रोच है ये प्राइमरी और सेकेंडरी को करती है। दी प्राइमरी लेवल डील्स विद द टोटल अर्निंग प्रोडक्टिविटी, जो कि टोटल अर्निंग प्रोडक्टिविटी को डील करती है। ई इक्वल टू टोटल अर्निंग ओवर दी कन्वर्जन रेट, वेयर कन्वर्जन रेट सी टोटल वेजेस सैलरीज, डब्ल्यू टोटल परचेज सर्विसेज PS एंड दी डेप्रिसिएशन दैट इज डिपिक्टेड बाय K। फॉर एग्जांपल उसको मैथमेटिकली लॉरेल्स अप्रोच को करने के लिए हम जो फार्मूला है मैथमेटिकली अगर देखें, टोटल अर्निंग्स इन अ पर्टिकुलर मंथ ये आ गई और कन्वर्जन कॉस्ट ये आ गई, उनकी प्रोडक्टिविटी ये आ गई, EP ये आ गई। द मीन्स फॉर एवरी डॉलर ऑफ कन्वर्जन कॉस्ट इज ऑफ टोटल अर्निंग इज दिस प्रॉफिट हैव बीन जनरेटेड। दिस इज जस्ट फॉर द पर्पस ऑफ क्लैरिटी, आपको थोड़ा पता चले। टोटल अर्निंग प्रोडक्टिविटी E, total earning productivity reveals a primary or overall measurement of efficiency for any kind of organization. It also shows 3 more aspects of conversion efficiency: the rate at which input generates output, the quantity of input used to generate given output, the quantity of input जो है output को generate करने के लिए होती, the potential output which could be obtained from a given input, potential output जो given input से किया जाए वो है ये effectiveness. Secondary productivity measurement provides the ratio of used resources to the total cost of all available resources. ये secondary है कि used resources to the all available resources को जब किया हमने रेशियो निकाली। The total conversion cost includes 2 main divisions: the cost incurred when resources are used, productivity, that is CD. These costs can be subdivided into productive work cost and the ancillary work cost, जो different productive cost और ancillary work cost को address करती हैं। Unused or idle resources cost CI when people and equipment are wholly idle, जब वो पूरे idle हैं। The relationship between these costs is shown below। ये different relationships हैं, productive cost है, ancillary cost है, processing cost का नाम इसको दे दिया, और total conversion cost हो गई जब idle resource cost को भी इसमें हमने ऐड कर दिया। Now the summary,
Productivity indices help us to evaluate economic performance and the quality of social and economic policies. Help us to evaluate economic performance क्या रही, इससे पता चलता है हमें, और social and economic policy से पता चलता है productivity measurement से. Productivity analysis helps us identify factors affecting income and investment distributions within different economic sectors and helps to determine priorities in decision making. Decision making की priority setting में हमें help करते हैं. In enterprise, productivity is measured to help analyze effectiveness and efficiency. Productivity measurement से effectiveness and efficiency भी हमें enterprise में पता चलती है. Its measurement can stimulate operational improvement. वो शुरू में मैंने बात की थी कि इससे stimulate आता है, bottleneck का पता चलता है, और recognition आती है towards the improvement of the system. Productivity appraisal methods, productivity measurements हमने पढ़ी, और productivity and measurement in services sector पढ़ी हमने, गवर्नमेंट सेक्टर में पढ़ी, ऑर्गेनाइजेशन में पढ़ी कि कैसे प्रोडक्टिविटी मेजर की जा सकती है और उनके क्या बेसिक डिफरेंसेस हैं आपस में. तो ये डिफरेंट चीज़ें थी जो हमने पढ़ी इस लेक्चर में, और प्रोडक्टिविटी अप्रेजल मेथड्स को देखा, और प्रोडक्टिविटी मेजरमेंट इन ऑर्गेनाइजेशन पहले मैन्युफैक्चरिंग में देखी, फिर सर्विसेज सेक्टर में देखी, फिर उसके बाद हमने प्रोडक्टिविटी गवर्नमेंट सेक्टर में देखी और डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस में देखी कि ये किस तरह इनमें डिफरेंट तरीके से वो देखी जाती होती है. At the end, I just as usual, I would like to share a quotation with you. If you are successful in life, always respect your teachers and parents. जो एक्चुअल बात है, I don't say कि if you are successful or unsuccessful, अल्लाह ताला ने इंसान को बड़ों की अदब के लिए बनाया. बा अदब बानसीब, बे अदब बेनसीब. जो बंदा हम्बलनेस, आज थोड़ा सा इस स्लाइड से मैं आपको गाइडिंग प्रिंसिपल ऑफ द सक्सेस जो मेरे ज़हन में है, यू मे डिफर विद मी, देयर फोर. नंबर 1, आपकी होनेस्टी होनी चाहिए, होनेस्टी ऑफ द पर्पस होनी चाहिए. नंबर 2, आप में हम्बलनेस होनी चाहिए, एल्डर्स की रिस्पेक्ट, कोलीग्स की रिस्पेक्ट, छोटों से प्यार. नंबर 3, आप में ट्रांसपेरेंसी ऑफ थिंकिंग स्टाइल होनी चाहिए, आपका थिंकिंग स्टाइल वो ट्रांसपेरेंट होना चाहिए और नॉन हार्मफुल होना चाहिए लोगों के लिए. और नंबर 4, आपको बड़ों की, आपके साथ बड़ों की और माँ बाप की दुआएं होनी चाहिए. सो आई हैव टू फाइंड 4 थिंग्स फॉर सक्सेस: हम्बलनेस, माँ बाप और बड़ों की दुआएं, नीयत की सफाई और हार्ड वर्क. तो ये मेरा मैसेज है टुवर्ड्स द क्लोजिंग ऑफ दिस लेक्चर, और मैं इस दुआ के साथ ये लेक्चर क्लोज करता हूँ कि अल्लाह ताला मेरा, हमारा और हम सब का हामी और नासर हो, हमारी सारी दिली दुआएं कबूल करें. यू आर इन माई प्रेयर्स, आप सारे मेरी प्रेयर्स में, एंड आई हम्बली रिक्वेस्ट यू, मुझे दुआ में याद रखें और अपने पेरेंट्स को मेरा रिगार्ड्स दें. अल्लाह मेरा और आपका हमेशा हामी और नासर हो. आमीन सुम आमीन. और अल्लाह हम सब के दिल की सारी दुआएं कबूल करे. आमीन सुम आमीन. थैंक यू वेरी मच. अल्लाह हाफिज़. फी अमानिल्लाह.